नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है सोलर वाला इंटरप्राइजेज में। और आज आप लोगों को हम एक बहुत ही ख़ास चीज़ बताने वाले हैं। और बहुत ही ख़ास नहीं, एक मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो कि इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर सीरीज होगी। जो लोग भी सोलर के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, सोलर के फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, या सोलर के फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आज मैं कुछ बेसिक प्रश्न लेके आया हूँ आपके सामने जो कि सोलर से रिलेटेड है। वो एकदम ज़ीरो लेवल की प्रश्न है जो कि मुझे लगता है कि हर एक बंदे को जानना चाहिए, जो भी सोलर के फील्ड में जाना चाहता है या जो काम कर रहा है। लगभग 10 क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि सारा इंटरव्यू पे बेस्ड होगा कि किस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछते हैं इंटरव्यू लेने के समय, आपको हायर करने के समय। तो उसी से रिलेटेड आज इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि आप जब इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपका लगभग लगभग बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इतना मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। और आपके लिए मैंने ये कुछ प्रश्न रेडी किए हैं, जिसमें 10 प्रश्न मैंने रेडी किए हैं। और सारी प्रश्न सोलर से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मैं पहले प्रश्न की बात करूं तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि सौर पैनल क्या काम करता है। सौर पैनल पैनल का काम क्या है। तो उसका अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो सीधा सीधा जवाब आप ये दे सकते हैं कि सौर पैनल का काम है सूर्य के एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्लियर। सौर पैनल का काम है सूरज से जो आ रही है एनर्जी, तो सौर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है। और सौर पैनल जो एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है, वो एसी में देता है कि डीसी में देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोगों को पता होगा। सौर पैनल हमें जो करंट देता है वो डीसी करंट देता है, ना कि एसी करंट। ठीक है। तो ये रहा पहला प्रश्न। और अगर जो हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि सौर पैनल किस धातु से बना होता है और यह आपस में किस तरह जुड़ा होता है। तो देखिए, सौर पैनल जो होती हैं वो बहुत सारे सौर कोशिकाओं से, सोलर कोशिकाओं से, सोलर सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि आदमी का बॉडी है, जैसे ये हमारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी कई तरह के कोशिकाओं से मिलकर बना है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब हम 8th 9th में बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उस समय ध्यान होगा कि उस समय हमें पढ़ाया जाता है कि हमारा जो बॉडी है वो कई तरह की छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे घर है, तो घर है तो घर घर कैसे बना होता है। एक एक बार ही तो पूरा बिल्डिंग नहीं बन जाता है। जो हमारा घर बनता है वो सीमेंट से, सीमेंट की छोटी छोटी कण से, इतना छोटा कि आप गिनना तो दूर की बात है, ऐसे आप देखिएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि इतनी 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 सा सीमेंट में कितना क्वांटिटी, कितना नंबर्स ऑफ सीमेंट की वो टुकड़े हैं। ठीक है। तो सीमेंट, गिट्टी, बालू, ईंट, ये सब से मिलके एक घर बनता है। उसी तरह हमारा बॉडी कई सारे सेल से मिलके बनता है। और सेम चीज़ सोलर में भी है। सोलर भी कई सारे सेल्स से मिलके बनता है। सोलर सेल होते हैं जो कि आप इस वीडियो के नीचे देख पा रहे होंगे कि इस तरह का सोलर सेल्स होता है। और इन सब सोलर सेल्सों से मिलके एक सोलर पैनल का निर्माण होता है। ठीक है। और ये सारे सोलर सेल्स आपस में सीरीज कनेक्शन में जुड़े होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में जानकारी होगी। अगर इसके बारे में भी जानकारी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दूसरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि सौर प्लांट कितने तरह के होते हैं। सौर प्लांट कितने तरह के होते हैं। ठीक है। तो सौर प्लांट मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। ठीक है। एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, और तीसरा होता है हाइब्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का इस्तेमाल मुख्यतः हम लोग घर में करते हैं, और हाइब्रिड का इस्तेमाल मुख्यतः बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, या वैसे कॉमर्शियल लेवल पे, सीधा सीधे समझिए कि कॉमर्शियल लेवल पे हम लोग हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड मेनली हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो मेरा चौथा प्रश्न ये है कि सौर प्लांट में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है।
एक अगर आप अपने घर पे अपने छत पे सौर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो होगी सोलर मॉड्यूल, ठीक है, सौर पैनल एक हो गई। लेकिन सिर्फ सौर पैनल से आप डायरेक्ट तो बिजली नहीं बना सकते हैं, या डायरेक्ट आप उसका यूज़ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारा चीज़ आपको हम पॉइंट वाइज पॉइंट बताते हैं। तो सौर पैनल, सौर प्लांट के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मुख्यतः जो चीज़ें होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ सौर मॉड्यूल हो गई, सोलर पैनल जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो सौर मॉड्यूल के जिस स्ट्रक्चर पे हम इंस्टॉल करेंगे सोलर पैनल जो है उसको हम कहीं ना कहीं इंस्टॉल तो करेंगे किसी तरह के फ्रेम में या कहीं भी। तो वो जो स्ट्रक्चर हो गई, तो सौर स्ट्रक्चर सेकंड चीज़ हो गई, सौर स्ट्रक्चर, सोलर पैनल का स्ट्रक्चर जिस पे सोलर पैनल स्थित रहेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ की बात करें तो सोलर पैनल का कनेक्शन डीसी केबल से होती है, तो डीसी केबल की आवश्यकता हो गई। डीसी केबल के अलावा अगर जो हम बात करें तो उसमें अर्थिंग की आवश्यकता होती है। एक सौर प्लांट पे मुख्यतः 3 अर्थिंग दी जाती है, ठीक है। एक डीसी साइड के लिए अर्थिंग, एक एसी साइड के लिए अर्थिंग, और एक एलए के लिए, लाइटिंग अरेस्टर के लिए अर्थिंग, ठीक है। तो अर्थिंग हो गया, और इसके बाद लाइटिंग अरेस्टर भी एक पॉइंट अपना आ जाएगा कि सौर प्लांट पे एक लाइटिंग अरेस्टर होना चाहिए ताकि बिजली वगैरह गिरे तो वो हमारे सौर पैनल को नुकसान ना पहुँचे, और लाइटिंग अरेस्टर के थ्रू वो ग्राउंड हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमें ज़रूरत है डीसी डीबी की। डीसी डीबी मतलब डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। सौर पैनल की जो वायर आएंगी वो पहले डीसी डीबी में जाएंगी। वहाँ पे फ्यूज़, डीसी डीबी में फ्यूज़ लगा होता है। फ्यूज एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, वो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो फ्यूज़ से होते हुए वो आउट होगी, और आउट होके जाएगी हमारे इन्वर्टर में, ठीक है। तो हमें डीसी डीबी चाहिए। उसके बाद डीसी डीबी में आपका फ्यूज और एसपीडी लगा होता है, तो वो उस तरह का ही डीसी डीबी इस्तेमाल करिएगा आप लोग। उसके बाद इन्वर्टर चाहिए। इन्वर्टर अपना क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। इन्वर्टर के बाद आपको चाहिए सोलर मीटर, ठीक है। इन्वर्टर के बाद सोलर मीटर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि सोलर हमारा कितना जनरेट कर रहा है उसका रिकॉर्ड हम सोलर मीटर में रखें। इसके बाद सोलर मीटर में इन करेंगे, फिर आउट करेंगे, आउट ले जाके एसी डीबी में देंगे। एसी डीबी मतलब एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी आपका एसपीडी लगा होता है और एमसीबी लगा होता है कि कोई भी फॉल्ट हो तो एमसीबी आपका ट्रिप कर जाए, और कोई हाई वोल्टेज का इशू है तो आपका एसपीडी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस वहाँ पे बर्न कर जाए और आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर ले, ठीक है। और एसी डीबी के बाद हम जो भी एसी वायर होता है वो एसी वायर को ले जाके कस्टमर इंड पे, कस्टमर के एलटी पैनल में या नेट मीटर के आउटपुट में उसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एसी डीबी के बाद हमें एक नेट मीटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये ऑन ग्रिड का बात हो गया। ऑन ग्रिड में ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और ऑफ ग्रिड में चलते हैं। अगर हम ऑफ ग्रिड की बात करें, चूँकि हमने बताया था कि सोलर प्लांट 3 तरीका के होता है, तो मैंने अभी जितना चीज़ बताया ये सब ऑन ग्रिड के लिए बताया। और ऑफ ग्रिड में सिर्फ एक चीज़ जुड़ जाएगी, आपकी बैटरी, जो कि ऑन ग्रिड में बैटरी की आवश्यकता नहीं होती, ऑफ ग्रिड में आपको बैटरी की आवश्यकता होती है। ये तो हो गई ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड की बात। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड में एक चीज़ और बढ़ जाएगी, और एक चीज़ वो क्या बढ़ेगी, वो बढ़ जाएगी आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन। एग्जांपल के तौर पे डीजी हो गया, डीजी यानी डिजिटल जनरेटर, या बायोमास प्लांट हो गया। तो वो हम एक एक्सटर्नल बैकअप में रखते हैं कि कभी बाई चांस अगर गवर्नमेंट ग्रिड भी बंद है और आपका मौसम भी ख़राब है तो सोलर भी इलेक्ट्रिसिटी सफिशिएंट जनरेट नहीं कर रहा है, तो उस समय अपने जो भी बैटरी बैंक है उसको हम चार्ज करने के लिए एक एक्स्ट्रा डीजी का इस्तेमाल करेंगे या बायोमास का इस्तेमाल करेंगे, और उससे अपनी आपूर्ति को जितना हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की उसकी पूर्ति करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ऑफ ग्रिड में क्या लगता है, ऑन ग्रिड में क्या लगता है और हाइब्रिड में क्या लगता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं और आगे अगला पॉइंट की हम बात करते हैं कि आपको अपने घर में कितने क्षमता का सौर प्लांट लगाना है वो कैसे निर्धारित करें।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग जिनसे हम मिलते हैं तो वो कई बार एक ही सवाल पूछते हैं कि भाई हमको हमारे घर के लिए लगाना है, कितना लगाएं। ठीक है, तो ऐसे ही हम बोल तो नहीं सकते उनको कि 1 किलो का लगाइए या 2 किलो का लगाइए, 5 किलो का लगाइए। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक सीधा सीधा हम फॉर्मूला, या आप बोलिए तो एक सीधा सीधा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर पे आता है महीने का बिल, मान के चलिए कि 300 यूनिट। ठीक है, आपके घर पे महीने का बिल आता है 300 यूनिट। ठीक है, 300 यूनिट, 300 यूनिट का पे आप पर मंथ करते हैं। तो 300 यूनिट आप एक महीना में एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप एक दिन का निकाल लीजिए। तो एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 30। 30 दिन का महीना होता है तो 30 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 यूनिट पर डे। 30 दिन में आप 300 यूनिट खर्च कर रहे हैं, तो एक दिन में आप कर रहे हैं 10 यूनिट खर्च। तो 10 यूनिट खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कम से कम एक किलोवाट का सोलर प्लांट 4 यूनिट पर डे जनरेट करके देती है। ठीक है, ऑन एन एवरेज माना गया है कि 4 यूनिट पर डे जनरेट करके देगी। ठीक है, तो अगर आपका 10 यूनिट का कंजप्शन है पर डे का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितना चाहिए, 2.5 किलो का प्लांट चाहिए, तब तो वो एक दिन में 10 यूनिट जनरेट करके देगी और आपका बिजली बिल जीरो आएगा। समझ, तो अपने डेली के कंजप्शन के अनुसार ही हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितना सोलर प्लांट, कितना किलोवाट का सोलर प्लांट की आवश्यकता है अपने घर के लिए। तो इस एग्जांपल से आप समझ गए कि 2.5 किलो की प्लांट की आवश्यकता है हमारे घर के लिए। तो 2.5 किलो का प्लांट तो लगता नहीं है, तो हम 3 में चले जाएंगे, 3 किलो का प्लांट लगा लेंगे, वो आपके घर के लिए सफिशियंट है। और आपका अगर बिजली बच भी जाएगा, अगर आप ऑन ग्रिड में बात करते हैं, तो आपका बिजली बिल अगर बच भी जाएगा, मतलब आप ज़्यादा भी जनरेट करिएगा, तो वो नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चला जाएगा और बिजली बिल आपका माइनस में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेरा छठा पॉइंट ये रहा कि सोलर पैनल कौन सी करंट उत्पन्न करती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, तो सोलर प्लेट जो हो गया, सोलर पैनल जो हो गया, वो कौन सी करंट जनरेट करती है, ये है अपना छठा पॉइंट। तो वो हमें डीसी करंट जनरेट करके देती है, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। ठीक है, और उसको हम लोग इन्वर्टर के थ्रू डीसी टू एसी कन्वर्ट करके और अपने घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना 1 किलोवाट सोलर प्लांट की कितनी लागत आएगी। 1 किलोवाट सोलर प्लांट की लागत कितनी आएगी। ठीक है, तो 1 किलोवाट अगर ऑन ग्रिड सोलर प्लांट आप लगाते हैं तो 60 से 65 हज़ार रुपये आपको आएगी 1 किलोवाट के सोलर प्लांट के लिए। हम सब्सिडी का बात इसमें नहीं कर रहे हैं, जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है वो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, हर एक स्टेट अपने 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 ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज ऑफ सब्सिडी देती है। कहीं 30% सब्सिडी मिलती है, कभी 40% सब्सिडी मिलती है, तो वो अलग चीज़ है। हम ऑन एन एवरेज हम प्राइवेट से बात कर रहे हैं। अगर हम अपने घर में प्राइवेट से सोलर पैनल खरीदते हैं, सोलर प्लांट अपने छत पे लगवाते हैं, तो 60 से 65 हज़ार रुपये 1 किलोवाट के लिए देना पड़ेगा ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए। ध्यान रखिएगा, ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं। और अगर हम ऑफ ग्रिड में जाएंगे तो ऑफ ग्रिड में हमारा एक क्या बढ़ रहा था, बैटरी बढ़ रहा था। ठीक है, तो वो आपका जो 60 से 65 हज़ार का लागत था, वो आपका चला जाएगा 80 से 90 हज़ार के बीच में। वो डिपेंड करेगी बैटरी की क्वालिटी और बैटरी किस कंपनी का ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगी। तो आप लगभग 80 से 90 हज़ार रुपया एक ऑफ ग्रिड 1 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट की कीमत है। ठीक है, आप इस पॉइंट को समझ गए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, आठवां प्रश्न, कि 1 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट एक दिन में कितना बिजली जनरेट करके देता है। ठीक है, 1 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट एक दिन में कितना बिजली जनरेट करके आपको देगा। तो 1 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट एक दिन में आपको 4 से 5 यूनिट बिजली जनरेट करके देगा। ठीक है, ये वेदर के ऊपर डिपेंड करेगा। ये एवरेज लिया गया है, पूरे साल का एवरेज लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 4 से 5 यूनिट आपको जनरेट करके देगा
एक दिन में, यानी कि महीने का हो गया कितना, 120 से 150 यूनिट के बीच में। वो मौसम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम हो सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, बट एवरेज इतना ही रहेगा। ओके, क्लियर है ये पॉइंट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 9th पॉइंट, सौर प्लांट की फेस किस दिशा में होनी चाहिए। सौर प्लांट का जो फेस है वो किस दिशा में होनी चाहिए, ये भी एक काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुन लीजिए कि सौर पैनल का फेस हमेशा दक्षिण दिशा में होती है। सौर पैनल का फेस हमेशा दक्षिण दिशा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट मेरा प्रश्न ये है कि पहला सौर पैनल किसने और कब बनाया था। ठीक है, फर्स्ट सोलर इन्वेंटर का नाम यहाँ पे हम 10वीं प्रश्न में ले रहे हैं। ये जनरली आपको इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नॉलेज के लिए आप ये एक प्लस पॉइंट समझ के रख लीजिए, क्योंकि ये भी नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है,